की मदद से गुलामुद्दीन डिटेन हो गया है। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता 9 दिन के बाद अनीता चौधरी हत्याकांड में मिल गई है। पुलिस गुलामुद्दीन को लेकर आज जोधपुर आएगी। जोधपुर लाने के बाद गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी होगी। गुलामुद्दीन को कब तक जोधपुर लाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 9 दिन के बाद पुलिस को अगर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है तो जोधपुर आने में कितना समय लग जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल पर पुलिस ने अभी फिलहाल चुप्पी साध रखी है। पूछताछ में कई बड़े राज खुलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि परिवारजनों का वो स्टेटमेंट भी आपको याद दिला देते हैं, जब परिवार ने कहा था कि हो सकता है गुलामुद्दीन की भी हत्या हो गई हो, लेकिन गुलामुद्दीन फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रशेखर संवाददाता जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, बड़ा सवाल है कि कब तक जोधपुर आएगा, लेकिन एक बड़ी सफलता जरूर लगी है। देखिए, बात करें तो जो लगातार गुलामुद्दीन की जो है पुलिस को तलाश थी, अनीता के शव मिलने के आज 9वें दिन जो है गुलामुद्दीन को बताया जा रहा है कि कल देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस के संयुक्त प्रयास से जो है ये सफलता मिली है। जोधपुर के एडीसीपी निशांत भारद्वाज, 2 थाना अधिकारी सहित करीब 1.5 दर्जन पुलिस के कर्मचारी वहां पर महाराष्ट्र गए थे। और बताया जा रहा है कि गुलामुद्दीन जब 29 तारीख को फरार हुआ था तो उसने अपना एक फोन जो अपनी स्कूटी की डिक्की में रख के चला गया था, और इसके बाद यह जानकारी मिली कि उसके पास 3 फोन थे। नवी मुंबई में उसने जब अपना महाराष्ट्र के मुंबई में अपना मोबाइल एक बार कुछ सेकंड्स के लिए ऑन किया तो पुलिस को तुरंत इस बात की जानकारी मिल गई कि वो महाराष्ट्र की तरफ है, और पुलिस यहाँ से महाराष्ट्र पहुंच गई। बताया जा रहा है कि अब उसको जो है जोधपुर लाने की कवायद जारी है, जोधपुर लाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जोधपुर पुलिस ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है, चुप्पी साध रखी है। संभवतः चूंकि इस मामले से कई लोग जुड़े हैं, कई बड़े लोग जुड़ने की आशंका, जिस तरह से एक ऑडियो वायरल हुआ था सुनीता का और अनीता के पति का, तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि कई बड़े लोग जो है इस मामले से जुड़े हो सकते हैं, और ऐसे में पुलिस हर कदम जो है फूंक फूंक कर रखती नजर आ रही है। जी, लेकिन अभी इस सवाल पर जो पुलिस है वो चुप्पी क्यों साध रखी है कि कब तक जोधपुर लाया जाएगा गुलामुद्दीन? देखिए, चूंकि अभी तक तो पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि नहीं की है कि गुलामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो सारे सूत्र और मुंबई पुलिस के सूत्र भी इस बात की जानकारी दे चुके हैं कि गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसे लेकर जोधपुर रवाना हो चुकी है पुलिस की टीम। संभवतः आज दोपहर तक जो है उसे जोधपुर लेकर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा, और उसके बाद जो आगे की पूछताछ की जाएगी उसमें कई राज खुलने की संभावना है। जी चंद्रशेखर, एक तो ये बड़ा सवाल तो है कि अगर जोधपुर लाया जा रहा है तो पुलिस कुछ भी क्यों नहीं बता रही। हो सकता है बेशक लाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी बात की जानकारी दी जाएगी, लेकिन बात आपने सच कही है। गुलामुद्दीन के बाद, गिरफ्तारी के बाद से क्या कुछ होगा ये भी बताइए चंद्रशेखर आज इस केस में, क्योंकि 9 दिन बीत चुके और गुलामुद्दीन अब हाथ अगर लग गया है तो। देखिए, यदि गुलामुद्दीन की जिस तरह से गिरफ्तारी जो सूत्र बता रहे हैं हो चुकी है और आज जोधपुर उसे लेकर आया जाएगा, उसके बाद चूंकि उसे वहां पर दस्तयाब किया गया है तो जोधपुर में लाकर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ शुरू की जाएगी। कई ऐसे लोग हैं जिनको आमने सामने बिठाकर जो है पूछताछ की जाएगी, जिसमें तैयब अंसारी है, जो अनीता की सहेली सुनीता है। इसके अलावा जो नाम और जो राज सामने आने वाले। हालांकि ये माना जा रहा है कि पुलिस इस मामले में तह तक पहुंच चुकी है। जो तमाम जो मोबाइल फोन के आपसी बातचीत के जो सीडीआर है वो पुलिस के हाथ में है। ऐसे कई सबूत और दस्तावेज जो है पुलिस के हाथ में लग चुके हैं। अब सिर्फ जो है राज खोलना बाकी है। लेकिन जो राज गुलामुद्दीन उगलेगा, उसके बाद किन किन लोगों का नाम सामने आने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है कि वो किन किन लोगों के नाम लेने वाला है और किस तरह से जो हत्या ही हुई, क्या उसका प्रयोजन रहा है, सारी चीजें जो स्पष्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से पुलिस इस खबर की पुष्टि नहीं करने के पीछे वजह ये मानी जा रही है कि कुछ बड़े आदमी जिनके विदेश भाग जाने की भी संभावना है। ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस का मानना है कि कुछ बड़े लोग हैं जो बाहर भाग सकते हैं, फरार हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस हर कदम को बड़ी सावचेती से और जो है फूंक फूंक के रखती नजर आ रही है। जी नहीं, ये जो सस्पेक्ट एरिया है बड़े लोगों के इन्वॉल्वमेंट का चंद्रशेखर, वो सुनीता के ऑडियो की बात का है या पुलिस आप कह रहे तह तक पहुंच गई है? तो किस तह तक पुलिस पहुंची है? देखिए, चूंकि ये बहुत बताया जा रहा है कि बहुत ही
साथीराना साजिश जो है रची गई थी। ये पूरी स्क्रिप्ट जो है क्राइम होने से पहले अपराधियों ने तय कर रखी थी कि यदि आबिदा पकड़ी जाती है तो उसे क्या बोलना है, उसे क्या बताना है। तो पुलिस को सबसे पहले जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली थी, आबिदा की तरफ से तमाम वो साक्ष्य पेश किए गए और बात बताई गई कि गुलामुद्दीन जो है नशे का आदी था, सट्टे का आदी था, उसके ऊपर कर्जा था, तो उसने जो है लूट के इरादे से हत्या की। लेकिन एक ऑडियो सामने आया और इसके अलावा जो सुनीता का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें अनीता का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जब वो घर से निकली थी तब उसने उतने गहने नहीं पहन रखे थे, जिसके चलते तमाम थ्योरी जो है फेल हो गई थी। अब इसमें जब पुलिस के सामने सारे तथ्य आए तो पुलिस ने जो है इस जांच को आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं सुनीता को जब दस्तयाब किया गया, उससे पूछताछ की गई तो और भी कुछ चीजें संभवतः पुलिस के ध्यान में आई है और कुछ सबूत जो है पुलिस के हाथ लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, गुलामुद्दीन को जब गिरफ्तार कर लिया गया और जोधपुर लाया जाएगा, तब उसके बाद जब उससे पूछताछ होगी तो सबसे अहम कड़ी जो है गुलामुद्दीन है। वो कई चीजें और कई राज बताने वाला है और कई लोगों के नाम सामने आने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। अब देखने वाली बात है कि ये वास्तव में एक लूट के लिए की गई हत्या है या इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र, बड़े राज छुपे हैं। जी, तो सूत्र आपके ये भी चंद्रशेखर बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में कहां से गिरफ्तारी हुई थी, कुछ वहां से भी इंफॉर्मेशन मिल पाई है? कैसे होते हुए वो महाराष्ट्र पहुंचा है, कहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है, कहां पर रह रहा था वो? देखिए, इसको लेकर कई जगह के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो जो सटीक जानकारी ये है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा जोधपुर के विभिन्न सूत्र जो संबंधित हैं उनके द्वारा ये पता चला है। निशांत भारद्वाज जो है वहां पर थे और मुंबई पुलिस के संयुक्त जो है ऑपरेशन के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है। अब उसे जोधपुर लेकर रवाना हो गए हैं और आज दोपहर से जो है उसको जोधपुर लाया जाएगा। उसके बाद उसे गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो अनीता के परिजन है वो लगातार धरने पर है। उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, वो पूरी होने वाली है। और इसके साथ ही जो दूसरी मांग है कि तमाम वो पर्दे के पीछे जो छुपे लोग हैं उनको सामने लाया जाए, सीबीआई से जांच की जाए, परिजनों को मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए। तो कहीं ना कहीं जो बैराराम सियोल ने इस परिवार से बात की थी विधायक ने, तो तमाम बातों पर जो है सहमति बन चुकी थी, लेकिन इक्का दुक्का बातों पर सहमति नहीं बनी, जिसके चलते धरना लगातार जारी है। अब गुलामुद्दीन को लाने के बाद देखने वाली बात ये होगी कि जो परिजन हैं वो कितने संतुष्ट हो पाते हैं और पुलिस की जांच से कहीं ना कहीं उनको यदि संतुष्ट हो जाता है तो ये धरना जो है उसको भी विराम लगने वाला है, और नहीं तो सीबीआई की मांग तो लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। जी, अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है ना अनीता का? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाकई महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनीता का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ। ऐसे में दावा ये भी नहीं किया जा सकता कि जो शव मिला है वो अनीता का है या नहीं है, क्योंकि सबसे पहले डीएनए की जांच में ये पता चलता है कि शव किसका है। इसके अलावा जो उसके साथ क्या क्या बर्बरता हुई, इसे किस तरह से हत्या की गई, उसके साथ जिस तरह से परिवार ने बलात्कार की आशंका जताई थी, वो बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, ये तमाम चीजें जो है पोस्टमार्टम के बाद पता चलती है। लेकिन चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से यही पता चला है कि फिलहाल जोधपुर लाया जा रहा है। जो मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन है, अगर वो पकड़ा गया है, गिरफ्तारी होगी जोधपुर में लाने के बाद, उसके बाद पूछताछ में क्या कुछ वो बड़े खुलासे करता है ताकि ये अनीता चौधरी हत्याकांड की गुत्थी सुलझ पाए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे बड़ी खबर आपको बताते जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राज्य के 5 नामी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। सीबीएसई टीम के औचक निरीक्षण में कई सारी कमियां मिली। लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल कोटा की मान्यता रद्द की गई है। शिव ज्योति कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा की मान्यता रद्द हुई है। विद्या भारती पब्लिक स्कूल सीकर की मान्यता यह रद्द हुई है। प्रिंस उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर की ही यह विद्यालय है जिसकी मान्यता रद्द कर दी है। LBS कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल कोटा की मान्यता रद्द। और वहीं पंजीकरण के मुताबिक ये सभी जो स्कूल है उसमें पंजीकरण के मुताबिक यहाँ पर विद्यार्थी नहीं पाए गए थे। देश की कुल 21 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है, जिसमें 6 स्कूलों को डाउनग्रेड श्रेणी में पाया गया है। और आप शॉक्ड हो जाएंगे सुन के कि इस जो देश की 21 स्कूलों की जो मान्यता रद्द की गई है उसमें दिल्ली देश की राजधानी और साथ ही राजस्थान इसमें जुड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लवली इसमें जुड़ गए हैं। लवली, क्योंकि यहां पर मान्यता रद्द हुई है और सही ढंग से ये स्कूल संचालित नहीं हो रहे थे, क्या वो क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे सीबीएसई ने बड़ा एक्शन लिया है? लवली,
देखिए, सीबीएसई की टीम ने हाल के दिनों में एक औचक निरीक्षण जो है वो किया था और उस औचक निरीक्षण के दौरान ये कमियां खामियां जो पाई गई थी उसके मुताबिक ये पूरी कार्रवाई के आदेश जो है वो देर रात को जारी किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन स्कूलों के अंदर जो कक्षा 9वीं और 11वीं के जो स्टूडेंट्स का जो एडमिशन इन्होंने दिखाया हुआ है, कक्षा 12वीं का एडमिशन दिखाया हुआ, वो बच्चे वहां पर जो उस संख्या के हिसाब से काफी कम मिले। जिसके चलते सीबीएसई ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीबीएसई ने इससे पहले इनको कई नोटिस भी जारी किए थे, जिनमें कोटा के शिवज्योति स्कूल, एलबीएस स्कूल, जो सीकर का प्रिंस स्कूल है, विद्या भारती स्कूल है, इन तमाम, लॉर्ड बुद्धा स्कूल कोटा, इनको नोटिस भी जारी किए गए थे, मगर इनकी तरफ से कोई संतुष्टप्रद जवाब जो है वो सीबीएसई को नहीं मिला था। तो ऐसे में सीबीएसई ने इन तमाम स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया है और सीबीएसई जो है वो अब यहाँ पर जो पढ़ने वाले जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं उनको शिफ्ट करने का जो काम है, आगे की जो कार्रवाई है वो करेगी सीबीएसई दूसरे कोई नजदीक के स्कूल में। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोटा और सीकर दोनों जगह पर कोचिंग जो है बड़ी तादाद में चलता है और कोचिंग में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनके डमी एडमिशन जो है वो स्कूलों में किए जाते हैं। तो सीधे तौर पर ये डमी एडमिशन से जुड़ा हुआ मामला जो है वो उस तरफ देखा जा रहा है कि जो डमी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते तो कोचिंग में है, लेकिन उनके एडमिशन जो है वो स्कूल में चलते रहते हैं। साथ ही साथ में कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक कमोबेश इसी तरह के हालात होते हैं। 9वीं और 11वीं कक्षा के अंदर तो ये हालात जस के तस होते हैं, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा नहीं होती। लेकिन सीबीएसई जो है वो उस पूरे मामले पर बेहद सख्त नजर आ रही है और सीबीएसई ने जब तमाम क्लासेस का निरीक्षण किया, तमाम क्लासेस की जो एंट्री थी उसे चेक किया, अटेंडेंस को चेक किया, न केवल एक दिन की बल्कि अन्य दिनों की, तो खामियां कई सारी पाई गई, जिसके चलते जिसके बेसिस पे ये बड़ा कदम लिया गया। बहुत शुक्रिया लवली तमाम जानकारी देने के लिए। सीबीएसई बोर्ड ने ये बड़ा स्टैंड लिया है। 9 से 12वीं तक के छात्र या तो फर्जी या तो गैर उपस्थित वहां पाए गए और इस बेसिस पे अचानक से निरीक्षण किया गया सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इन तमाम स्कूलों में, जिसमें देश के 21 स्कूलों के की मान्यता को रद्द किया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको जयपुर के चंदबाजी से बड़ी खबर आप बताते चले। निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में 12 से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंच चुके हैं। घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बस में उस समय 40 से अधिक छात्र और छात्राएं सवार थे, उसमें बैठे हुए थे जब ये बस अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई। तस्वीरें आ गई हैं पलटी हुई बस की। चंदबाजी इलाके के सालड़वास के पास की ये घटना है। तो जयपुर के चंदबाजी से बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलटी है। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बस में 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। 12 स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं जो घायल हैं, जिनको निम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर पुलिस और ग्रामीण पहुंच चुके हैं और क्रेन की मदद से आप देख सकते हैं किस तरह बस को फिर से खड़े करने की कोशिश वहां पर जारी है। फिलहाल 40 से ज्यादा सुबह का वक्त जब बच्चे अपने घरों से निकलकर और स्कूल बस में बैठकर अपने स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उस दरमियान ये हादसा घटित हुआ। अनियंत्रित हो गई बस। अब ये बस अनियंत्रित कैसे हुई, क्या टर्न लेते टाइम स्पीड में ज्यादा थी, क्या कुछ वजह थी, ये कार्रवाई का विषय है। लेकिन फिलहाल 40 से ज्यादा उसमें स्टूडेंट्स उस समय बैठे हुए थे जब ये अचानक से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। 12 से ज्यादा ऐसे छात्र बताए जा रहे, छात्र और छात्राएं जो घायल हुए हैं, जिनको निम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्राइवेट स्कूल की ये बस है, घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये चंदबाजी इलाके के सालड़वास के पास की ये घटना हुई है जब निजी बस जब अचानक से निजी स्कूल की एक बस की हम बात कर रहे हैं जो अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई थी कि बस अचानक से टर्न लेकर पलट गई थी, उसमें भी स्टूडेंट्स कुछ घायल हुए थे। एक की मौत भी बच्चे की हुई थी। ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हीरालाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अचानक से निजी बस कैसे अनियंत्रित हुई, हीरालाल क्या कुछ जानकारी, और जो स्टूडेंट्स घायल हुए हैं उनकी कंडीशन कैसी है? जी, चंदबाजी इलाके के सालड़वास गांव का एक पूरा मामला है जहां स्कूली छात्रों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में करीबन 1 दर्जन से अधिक विद्यार्थी घायल हो गए। सूचना पर पुलिस और ग्रामीण मौके पे पहुंचे। उन्होंने घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने क्रेन की सहायता से बस को साइड में करवाया और यातायात सुचारू कराया। फिलहाल जो घायल छात्र हैं उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अच्छा, टर्न करते टाइम ये किस समय की घटना है हीरालाल?
जी, बताया जा रहा है कि स्कूली जो निजी स्कूल की बस है वो स्कूली छात्रों को लेकर स्कूल की तरफ आ रही थी। सालड़वास के पास पहुंचने पर बस अचानक अनियंत्रित हो गई, जिस वजह से बस पलट गई और उसमें करीबन 1 दर्जन से अधिक विद्यार्थी जो छात्र छात्राएं थे, उसमें करीबन 40 से अधिक छात्र छात्राएं सवार थे, वो घायल हो गए। बस ड्राइवर की क्या कंडीशन है? बताया जा रहा है कि हादसे में जो बस चालक की कोई चोट नहीं लगी है, जो स्कूली छात्र थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, सलमान खान को फिर से धमकी मिली है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को धमकी भरा मैसेज मिला। धमकी को लेकर वर्ली पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जान से मारने की धमकी मिली है फिर से सलमान खान को। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। एक बार इसके पहले भी आपको बता दें, सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी और 5 करोड़ फिरौती की मांग की गई थी। वो भी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में ही वो मैसेज आया था। उसके बाद पता चला था कि जिस व्यक्ति ने किया उसको डिटेन भी कर लिया गया और फर्जी वो व्यक्ति बताया जा रहा था। उसने भी कहा था कि वो लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ उसका कनेक्शन है। एक बार फिर से सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी को लेकर वर्ली पुलिस थाने में केस दर्ज करा लिया गया है। सलमान खान को धमकाने वाले शख्स पर शिकंजा। कर्नाटक के हुबली से धमकीबाज भीखाराम गिरफ्तार। सलमान खान से फिरौती में मांगे थे 5 करोड़ रुपए। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने और 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले आरोपी को महाराष्ट्र एटीएस ने कर्नाटक के हुबली से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम भीखाराम उर्फ विक्रम बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी फोन पर खुद को लॉरेंस का भाई बता रहा था। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी भीखाराम जालौर का रहने वाला है। आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस की माने तो आरोपी 1.5 महीने पहले हावेरी टाउन आने से पहले भीखाराम बिश्नोई कर्नाटक में कई जगहों पर रह चुका है। आरोपी फिलहाल गौदर ओनी में किराए के कमरे में रह रहा था। पुलिस की माने तो आरोपी एक क्षेत्रीय समाचार चैनल को लगातार वॉच कर रहा था, जिसके बाद उसने अचानक मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया और सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। वो एक दिहाड़ी मजदूर है और खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का फैन बताया। ये भीखाराम से जलाराम है, जाफर का निवासी है। उसको कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने सलमान खान को धमकी देकर के फिरौती के रूप में 2 करोड़ रुपये आरोपी साचो थाने वगैरह मामला दर्ज है पूरे में? वो मेरे हल्के थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ट्रेन रिकॉर्ड देखा गया तो देखने थाना जाकर रिकॉर्ड से कोई प्रकरण नहीं। जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक भीखाराम ने लॉरेंस के नाम से सलमान खान को धमकी दी, जबकि लॉरेंस गैंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फोटो अपलोड करता है। इसके अलावा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लॉरेंस बिश्नोई की डीपी भी लगाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आरोपी भीखाराम ने धमकी में क्या कुछ कहा था। अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगनी होगी या 5 करोड़ रुपए दें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो हम उन्हें मार देंगे। हमारा गिरोह अभी भी सक्रिय है। हम तो एकदम साधारण व्यक्ति है, हमारे साथ है। हमारा तो सहपाठी रह चुका है स्कूल में और हमारा पड़ोसी है। कितनी क्लास तक पढ़े हैं आप साथ साथ में? हम तो मैं तो पहली दूसरी में था, वो थोड़ा आगे था, 7वीं 8वीं, क्योंकि सही था एकदम। ये तो क्या हुआ, हमने तो रिपोर्ट ये ऑनलाइन देखा तब पता चला। खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताने वाला भीखाराम एक सामान्य परिवार से है और कर्नाटक के हावेरी थाना इलाके में
मजदूरी करता है, लेकिन सलमान खान को जान से मारने और फिरौती मांगने के आरोप में वो महाराष्ट्र पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अब आने वाले दिनों में उससे पुलिस पूछताछ करेगी ताकि सच्चाई खुलकर सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा मुंबई दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर चल रहे बवाल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है सीएम ने और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध किया है। कांग्रेस हमेशा आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन करती है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी उन लोगों से मिले थे जो कहते थे कि भारत का बंटवारा हो जाएगा। सुनिए जरा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, हमेशा कांग्रेस ने धारा 370 को हटाने का विरोध किया है। असली चेहरा उनका सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के जिस तरह से उन्होंने धारा 370 को पक्ष में अपना काम किया है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा आतंकवाद अलगाववाद की स्थिति करती है। और आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनसे भी राहुल गांधी मिलकर के आए। विदेशों में राहुल गांधी किन से मिलते हैं? मैं कहना चाहता हूं, इनकी मानसिकता स्पष्ट रूप से आ रही है कि देश के हित में काम कर रहे हैं कि देश के विरोध में काम कर रहे हैं। और ये कांग्रेस की हमेशा इस तरह की मानसिकता रही है। वो फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद को पनपाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो इस तरह की दोहरी बात करते हैं, देश की जनता उसको सबक सिखाने का काम करे। और चलिए बीकानेर से इस बीच बड़ी खबर बताते चले। चलता ट्रेलर बना है आग का गोला। दरअसल ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। गनीमत की बात इसमें यही रही, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। हांदा और कोलायत पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। टेचरी से मोरबी गुजरात की तरफ ये ट्रेलर जा रहा था जब चलते समय इस ट्रेलर में अचानक से आग लगी है। आग किस वजह से लगी नहीं पता चला। फिलहाल जलते हुए ट्रेलर की ये सीधे तस्वीरें बीकानेर के कोलायत से आपको दिखा रहे हैं। मोरबी ये ट्रेलर जा रहा था, तभी अचानक से चलते हुए ट्रेलर में आग लग गई। गनीमत यही रही कि जो ट्रेलर चालक था उसने कूदकर अपनी जान बचा ली। आग लगने का किन कारणों से आग लगी है उसका खुलासा फिलहाल नहीं पता चल पाया है। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर। और टोंक से भी बड़ी खबर है। आज सीएम भजनलाल शर्मा चुनावी सभा करेंगे। देवली उनियारा में जनसभा को आयोजित की जाएगी, जिसको संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे देवली उनियारा। प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में ये सभा आयोजित होगी। चुनावी सभा बांधने की कोशिश यहां पर सीएम के द्वारा की जाएगी। बता दें कि टोंक के देवली उनियारा में त्रिकोणीय मुकाबला है और इस बेहद ही दिलचस्प लड़ाई यहां पर मानी जा रही है। सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि ये सीट किसके खाते में दर्ज होती है। फिलहाल ये त्रिकोणीय मुकाबला में आज बीजेपी ताबड़तोड़ कमर कस के आज चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी रहेगी। आज से मात्र 5वें दिन, आपको बता दें 13 तारीख को 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। बड़ी खबर यह भी है, राजधानी जयपुर से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्री समिट होने वाला है। सीएम भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम है ये और जयपुर में सुबह 10:30 बजे खान और पेट्रोलियम विभाग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दोपहर 12 बजे वो फिर आरआईसी में जयपुर जिला प्री समिट का भी आयोजन है जिसमें शिरकत करेंगे। तो आपको समय भी बता रहे हैं, दोपहर 12 बजे आरआईसी में जयपुर में प्री समिट है जिसमें शिरकत करेंगे। 10:30 बजे खान और पेट्रोलियम विभाग का आयोजन है जिसमें वो शिरकत करेंगे। और राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्री समिट है ये प्रस्तावित कार्यक्रम है सीएम का, जो आज का बता रहे हैं। साथ ही इन सारे कार्यक्रमों को करते हुए फिर वो देवली उनियारा में जाएंगे और राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। और चलिए इसी के साथ ही राजस्थान लाइव में फिलहाल